राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। दौसा में महिला के अपहरण और हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। गैंगरेप हत्या मामले में दूसरा आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है तो आरोपियों ने महिला के साथ कार में गैंगरेप किया था। ये बात आरोपी ने खुद कबूल की है और आरोपी की ओर से ये बयान सामने आए हैं कि महिला के साथ कार में गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद महिला की हत्या कर दी गई थी और शव को कुएं में फेंक दिया था। 10 अप्रैल को आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। हत्या के आरोपी कालू और संजू दोनों 10वीं फेल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, दौसा में महिला के अपहरण और हत्या मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको दे दें, दूसरा आरोपी भी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो 10 अप्रैल को आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था, ये बात कबूल कर ली गई है आरोपियों की ओर से। और आपको जानकारी दे दें, हत्या के दोनों आरोपी कालू और संजू दोनों ही 10वीं फेल बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल मामले पर पूछताछ लगातार जारी है। दौसा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहां पर पहले महिला का अपहरण किया गया था, फिर हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, कैसे मिली है कामयाबी? बिल्कुल, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस जो गैंगरेप और हत्याकांड में जो शामिल था संजू मीणा, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। यह भी सिसोदिया गांव के रहने वाला है। जो कल जो आरोपी गिरफ्तार हुआ था कालू मीणा, जो मुख्य आरोपी था, वह भी सिसोदिया गांव का रहने वाला है। ऐसे में दोनों आरोपियों ने कार में इस महिला के साथ गैंगरेप किया था और उसके बाद में महिला की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद में महिला के शव को कुएं में फेंक दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम के बाद काफी हंगामा हुआ था कल दिन भर और शाम को शव का अंतिम संस्कार किया गया था। आज पुलिस ने जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया था उसी से पूछताछ की और उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। और अब पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो पूछताछ आई है उसमें सामने यही आया कि ये दो ही आरोपी थे कार के अंदर और दोनों ने ही मिलकर इस महिला के साथ पहले गैंगरेप किया और उसके बाद में हत्या की गई। हालांकि पुलिस कुछ संदिग्ध जो इन आरोपियों ने जो पहले नाम बताए थे अपने आप को बचाव के लिए, कुछ फर्जी नाम बताए थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन पुलिस की जांच में यही सामने आया है कि ये दो ही आरोपी हैं जिन्होंने महिला का पहले लिफ्ट देने के बहाने उसको बिठाया कार में और उसके बाद सिसोदिया की नदी में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया कार के अंदर और उसके बाद में उसकी हत्या, दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसकी हत्या की गई और उसके बाद में शव को कुएं में फेंक दिया। इधर बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है, जो जांच दल है, वह भी जो मृतका है उसके गाँव पहुंचा है और बीजेपी का 5 सदस्यीय इस पूरे मामले में जो जांच दल वो मृतका के घर गाँव में आया हुआ है। आशीष, जो मृतक के परिजन हैं उनका क्या कहना है? क्योंकि लगातार उनकी ओर से ये मांग की जा रही थी कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। अब दोनों दोषी पुलिस के हिरासत में हैं, क्या संतुष्टि है उन्हें? बिल्कुल, जो संतुष्टि इतने बड़े क्राइम को लेकर आसपास के क्षेत्र में निश्चित रूप से आक्रोश है, नाराजगी है, कितना बड़ा घटनाक्रम हुआ है। हालांकि पुलिस की त्वरित देखने को मिली, पुलिस ने जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया उसी की निशानदेही पर शव को बरामद किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने पहले आरोपी को गिरफ्तार किया, उसके बाद में पुलिस को शव मिला है और दूसरा आरोपी भी जो मुख्य आरोपी था उसकी निशानदेही पर मिला है। ऐसे में पुलिस का पूरा इसमें एक्टिव कार्य रहा। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये बड़ी सफलता पुलिस को भी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक महिला थी जो जयपुर से अपने पीर के लिए आई थी, यहाँ बस स्टैंड पे जो किसी कार में है जो बैठ गई थी और कार वाले उसको है जो अपने स्थान पर नहीं उतार करके उसको है जो सिसोदिया के पास में नदी में ले गई और वहाँ पर इसके साथ में दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद में हत्या की और हत्या करके इसकी लाश को कुएं में डाल दिया इन्होंने छुपाने के लिए। हमने 24 तारीख को हमारे पास MPR आई थी, उसमें तुरंत पुलिस ने एक्शन लेते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करके जो संदिग्ध था मुख्य अभियुक्त कालू,
कालू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उसी की निशानदेही से है जो डेड बॉडी को हमने रिकवर किया था और उसके बाद में आगे की कार्रवाई की। दूसरा जो इसके साथ ही अभियुक्त था उसको भी ये है जो पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें कोई संदिग्ध होगा उसके संबंध में पूरी इन्वेस्टिगेशन करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा। और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कोविड स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, 26 दिन से लगातार कोविड सहायकों का धरना जारी है। दिल्ली से भी प्रतिनिधिमंडल वापस लौट चुका है, तो प्रतिनिधिमंडल की वापसी हो गई है दिल्ली से और सीएचए प्रतिनिधिमंडल और स्वास्थ्य सचिव के बीच वार्ता हुई और सचिवालय में ये वार्ता बेनतीजा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एक बार फिर से, वार्ता बेनतीजा रही है। सीएचए प्रतिनिधिमंडल और स्वास्थ्य सचिव के बीच सचिवालय में वार्ता की गई, लेकिन फिलहाल इस वार्ता में कोई हल नहीं निकल सका है। नहीं सर, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हमें जैसे कि पहले भी आश्वस्त किया गया था अखिल अरोड़ा जी द्वारा, मंत्रियों द्वारा काफ़ी बार आश्वस्त किया गया। यहाँ भी हमें सिर्फ आश्वस्त किया गया कि आपकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा और आपका अच्छा होगा। हमें इनकी बातों पे पूर्ण विश्वास है। हम विश्वास करते हैं मंत्रियों पे भी और अधिकारियों पे, क्योंकि इन्होंने करना करेंगे जरूर, लेकिन कब करेंगे और क्या करेंगे ये हमारा अभी जो मांग है, मांगों पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुई। जब तक हमें ये क्लियर नहीं हो जाता भी किस स्तर पे हमारी वार्ता चल रही है और किस बिंदु पे हमारी वार्ता चल रही है, तब तक हम धरना समाप्त नहीं करना चाहते। बाकी हमें सरकार और अधिकारियों पे पूर्ण विश्वास है, जल्द ही हमारे हित में ये बड़ा। तो लगातार 26 दिन हो चुके हैं, 26 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, भर्ती की मांग की जा रही है उनकी ओर से। जब कोरोना केसेस ज्यादा थे तब इनकी भर्ती की गई थी, लेकिन फिलहाल इन्हें हटा दिया गया है, जिससे ये सभी आक्रोशित हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और खबर दौसा से है। दौसा गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर राजस्थान की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो जाने के कारण एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। पूनिया ने कहा, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की अगुवाई में एक टीम दौसा मामले की सच्चाई पता कर जनता को बताएगी। दौसा की घटना हृदय विदारक है। जिस तरीके का वीडियो पब्लिक डोमेन में दिखता है, ये पहली घटना नहीं है। थाना गाजी की गैंगरेप से लेकर अलवर की निर्भया तक और बस्सी की 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटनाओं की फहरिस्त में एक इस तरीके का कलंक राजस्थान की कानून व्यवस्था के साथ जुड़ गया, राजस्थान की सामाजिक विकृति के साथ जुड़ गया। उसके लिए पार्टी ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा है, वो पूरे तथ्यों की जांच भी करेंगे और उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर अलवर और बाकी आसपास के ज़िलों में भी हम लोग पार्टी की तरफ से एक व्यापक प्रदर्शन की तैयारी कर ही रहे हैं। समिति राजेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में सारे तथ्यों की जांच करेगी और प्रशासन से भी बात करेगी, पीड़ितों से भी बात करेगी। कोशिश ये रहेगी कि सरकार को और इसको प्राथमिकता से दोषियों को पकड़े, क्योंकि अभी तक ऐसा लगता है कि अपराधी इसलिए निर्भय हैं कि उनको तात्कालिक रूप से किसी तरीके का दंड मिलता नहीं है, पुलिस उन तक पहुंचती नहीं है, चेहरा नहीं देखा जाता। इतना विकृत विद्रुप कर दिया तो लगता ही है कि अपराधियों को ये भय खत्म हो गया कि राजस्थान एक ऐसी शहरगाह बन गई कि वो कोई भी अपराध कारित करेंगे उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इसलिए सीधे सीधे पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल सीधे खड़े होते हैं। उधर अलवर मंदिर विध्वंस केस में राजगढ़ के नगरपालिका चेयरमैन को सस्पेंड करने को बीजेपी ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अलवर केस में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले बताते हैं कि सरकार ने पहले भी जनता को गुमराह किया, वहां एक तरफा कार्रवाई हुई। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस विधायक पर वहां की जनता ने गंभीर आरोप लगाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब कांग्रेस पूरे तरीके से बेनकाब हो गई है। जिस तरीके के कुतर्क दिए गए थे, पुअर डिफेंस उन्होंने दिया था, नगरपालिका के बोर्ड के चेयरमैन पर सिर्फ तोहमत लगाने की कोशिश की थी। आज उन्होंने एसडीएम को और ईओ को सस्पेंड करके ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं प्रशासनिक खामी थी। उनके पुत्र की गैंगरेप में संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन किया था उससे भी जो वहाँ के विधायक कुपित थे।
चेयरमैन का सस्पेंशन भी दुर्भाग्यपूर्ण भी है और इसलिए मैंने कहा कि ये तो सरकार के सस्पेंशन तक का काम है। चेयरमैन इस मामले में कहीं भी किसी भी तरीके से दोषी नहीं था। ये केवल कांग्रेस ने आरोपों से पापों से बचने के लिए उसको ढाल बनाया। तो अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में नगर पालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया और ईओ बनवारी लाल मीणा के साथ एसडीएम केशव कुमार मीणा को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने यह कहकर सियासी बवाल मचा दिया है कि अगर नगर पालिका चेयरमैन इस मामले में दोषी हैं, तो फिर उस बैठक में मौजूद विधायक जोहरी लाल मीणा भी दोषी हैं और उन्हें भी निलंबित किया जाना चाहिए। द्वारा जो जवाहरीलाल मीणा जी हैं, जिनके बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और उस नाबालिग बालिका ने अपने 164 के बयान में बाकायदा उनके बेटे का नाम लिया हुआ है, लेकिन उसको छुपाने के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आदरणीय गहलोत जी को प्रेशर में लाकर उसको उस बालिका के जो बयान 164 का है उसको दबाकर और अपने बेटे का नाम निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी वास्ते ये सारा काम, जिससे कि लोगों का ध्यान उसमें से हट जाए और ध्यान सब लोगों का इधर आ जाए, इसलिए ये सारी प्रक्रिया की गई है और जिसमें लोगों को बेघर किया गया है। आज बहुत सारे परिवार सब उसमें, इसी क्रम में उन्होंने सरकार से भी कार्रवाई की है और सरकार ने उसमें एसडीएम को भी और ईओ को दोनों को निलंबित किया है। साथ में उन्होंने निलंबित किया है नगर परिषद के चेयरमैन को, चूँकि नगर परिषद के चेयरमैन का उसमें कोई रोल नहीं था। उस मीटिंग में माननीय जवाहरीलाल मीणा जी जो विधायक थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो फिर विधायक जी को भी वो निलंबन किया जाना चाहिए था। उधर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने आरोप लगाया कि केंद्र की योजनाओं को लेकर राजस्थान सरकार गंभीर नहीं है। जसकौर मीणा ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में कहा कि आधे से ज्यादा विभागों ने पिछली बैठक की प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्हें नहीं दी। सांसद ने कहा, सीईओ जिला परिषद से फोन से जानकारी मांगने के बाद भी उन्हें योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं मिली। जल जीवन मिशन और अटल भूजल योजना की रिपोर्ट नहीं मिलने को लेकर भी जसकौर मीणा ने नाराजगी जताई। सोचेंगे कि समय पे सूचना यदि नहीं दी तो इसका मतलब उस स्कीम के बारे में आपकी चिंता नहीं है, और यदि स्कीम के बारे में चिंता नहीं है तो हम उपलब्धि कुछ नहीं दे सकते। दौसा जिला डार्क जोन है, पेयजल की भारी संकट है और यहाँ तक देखें तो बहुत बड़ी कोई इंडस्ट्री भी यहाँ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में कृषि से संबंधित जुड़ा हुआ जिला और इस जिले में भारत सरकार की योजनाओं को यदि इम्प्लीमेंट करने में कहीं भी थोड़ी बहुत कोताही होती है तो शायद मैं भी चिंता करूंगी। और रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र में कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों के बारे में 6 प्रश्न पूछे जाने को लेकर राजस्थान के शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि राजस्थान में राज्य बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। 21 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा में 23 में से 6 सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर थे। ये प्रश्न राजस्थान बोर्ड ने तैयार किए थे। इन प्रश्नों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास, उपलब्धियों से जुड़े सवाल पूछे गए थे। इन सवालों को लेकर राजस्थान बीजेपी ने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना था कि ये सवाल नहीं बल्कि पार्टी का महिमा मंडन किया जा रहा है। तो 12वीं के प्रश्न पत्र में कांग्रेस से जुड़े 6 सवाल पूछे गए थे, जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। और इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र में कथित तौर पर कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों पर सवाल उठाए हैं और राजस्थान के शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। उधर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से आयोजित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में राजनीतिक विज्ञान के विषय में कांग्रेस सरकार से जुड़े प्रश्न पूछे जाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राजस्थान शिक्षा विभाग रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार को फिर से आड़े हाथों लिया। देवनानी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अब स्टूडेंट्स का सहारा ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से मांगी गई रिपोर्ट का जवाब कांग्रेस सरकार को देना भारी पड़ेगा। गत दिनों 12वीं कक्षा के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न पत्र में जिस प्रकार से पार्टी के प्रचार
करने का तरीका अपनाया वह निंदनीय और शर्मनाक है, क्योंकि पार्टी इस समय सिमटती जा रही है। देश भर में 2 राज्यों तक सिमट गई है और अशोक गहलोत केवल अपनी सरकार बचाने में लगे हैं और जनता लगातार इसको तिरस्कृत करती जा रही है, जिसका प्रमाण है कि इन्होंने 50 लाख सदस्य बनाने का निर्णय किया और बार बार तारीख बढ़ाने के बावजूद केवल 19 लाख ही बन पाए। इस कारण कोई इसका सदस्य बनने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में इन्होंने विद्यार्थियों के माध्यम को पकड़ा कि जिसके माध्यम से पार्टी के बारे में 6 प्रश्न पूछने के करके और प्रचार करने का जो तरीका शुरुआत की है वह निश्चित रूप से एक शिक्षा के मंदिरों को राजनीति में घसीटना और पार्टी प्रचार में घसीटना है। पार्टी ने अभी तो प्रश्न पूछवाए, लेकिन धीरे धीरे खुद ही एक इतिहास का पन्ना रह जाए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दौसा के बांदीकुई से जिस स्टूडेंट का अपहरण हुआ है उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। इस स्टूडेंट के अपहरण की खबर से बांदीकुई के लोग गुस्से में हैं और आज उन्होंने बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का दिन दहाड़े एक कार में अपहरण कर लिया गया। पुलिस को इस कार की सीसीटीवी तस्वीरें तो मिल गई हैं, लेकिन अभी तक वो ना तो कार मिल पाई, ना ही मालिक तक पहुंच पाए हैं और ना ही छात्र का पता लग पाया। स्टूडेंट के अपहरण से उसके घर के लोग सदमे में हैं। कस्बे में इस कॉलेज से आते हुए एक बच्चे को एक बेलोनो गाड़ी, सफ़ेद बेलोनो गाड़ी से जिस पे फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है, अपहरण करके भागे हैं। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत आसपास के ज़िलों में व आसपास के थानों में नाकाबंदी करवाई है। अलग अलग टीमें हम पीछा उनका संभावित रास्तों पर हम पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा पास के जो ज़िले हैं जिधर उनका रुख है उसमें भी सख्ती से नाकाबंदी की हमने निवेदन किया है। और खबर कोटा से है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रात के वक्त 3 घंटे लाइट बंद होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। यहां नंदू नाम की महिला जिसकी मौत हुई है, उसकी बेटी ने अंधेरी रात की सच्चाई बताई। मृतक की बेटी मधु मौर्य ने कहा कि 3 घंटे तक अस्पताल प्रबंधन लाइट की व्यवस्था नहीं कर पाया और इसी कुप्रबंधन से उसकी मां की जान चली गई। मृतका नंदूबाई रावत भाटा की रहने वाली थी, जिसे घटना के दिन सुबह ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसकी दोपहर में हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन शाम को 7 बजे अचानक फॉल्ट आने से लाइट चली गई और मरीज गर्मी से छटपटाने लगे। कुछ ही देर तो वेंटिलेटर बैटरी बैकअप मिलने से चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद बैटरी ने भी वेंटिलेटर का साथ छोड़ दिया और नंदूबाई ने अपनी सांसें छोड़ दी, जिसके बाद महिला के परिजनों ने हाथ के जरिए अम्बू बैग से नंदूबाई को ऑक्सीजन दी। इसी बीच हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने उसे मोबाइल की लाइट में सीपीआर किया ताकि नंदूबाई की सांसें वापस आ सके, लेकिन कुछ ही देर में सांसों ने नंदूबाई का साथ छोड़ दिया। इस घटना का मोबाइल लाइट में सीपीआर देते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। 2 घंटे नहीं रखा उनको, उसके बाद में सप्लाई मतलब गुल हो गया वहाँ का। जो भी 4 नंबर गेट जो है मतलब मेडिकल कॉलेज का, यहाँ पे मतलब इमरजेंसी वार्ड है, मतलब जिसके अंदर वेंटिलेटर सारे ही मतलब है, मतलब उस डिपार्टमेंट के उधर का सारा सप्लाई चला गया। मतलब उसके बाद में हमने तकरीबन 6 बजे से लेकर रात की 10:30 बजे तक अपने हाथों से ब्लाडर से ऑक्सीजन दे कर पेशेंट को जिवाया। मतलब लास्ट मोमेंट में मतलब 10:30 बजे करीब हमारी माता जी ने प्राण त्याग दिया। जो मेरी मदर को मैं अच्छा लेके गई थी, उसको मैं मरा हुआ लेके आई हूँ सिर्फ मेडिकल की लापरवाही की वजह से। बहुत लापरवाही है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई जनरेटर की, अगर जनरेटर भी होता तो मेरी माँ नहीं। और रुक करेंगे बड़ी खबर का चाकसू से। ये बड़ी खबर, चाकसू में विवाहिता से गैंगरेप हत्या मामले में ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। विवाहिता से गैंगरेप हत्या मामले में अपडेट, मृतका के ससुराल पक्ष पहुंची बीजेपी की टीम। राजेंद्र राठौड़, अलका सिंह गुर्जर समेत कई भाजपा नेता इस वक्त मृतका के घर पहुंचे हुए हैं। पीड़ित परिवार को जल्द न्याय का भरोसा दिलाया है। पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी गई है। बढ़ते अपराधों के लिए सरकार को भी जिम्मेदार बताया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी की जांच टीम मृतका के ससुराल पहुंची हुई है और ससुराल पक्ष से मुलाकात भी की गई है। पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया गया है और इसके साथ ही राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया है और बढ़ते अपराधों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया है।
बुनकरों का गांव भदोही, जो पूरे साउथ एशिया में हाथ से बुने कालीनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इस वीविंग इंडस्ट्री के चलते पानी की शुद्धता में लगातार मिलावट हो रही थी। अभी यहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि तभी लड़कियां एक समूह ने इस समस्या को खत्म करने के इरादे से वाटर रेड से बात की और इसका समाधान निकलने का बीड़ा उठाया। आइए देखते हैं मिशन पानी की एक रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम बुनकर समुदाय के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके, उनके हाइजीन बिहेवियर में बदलाव आ सके, अच्छी आदतों का विकास हो सके, इन सभी मुद्दों पर और पेयजल गुणवत्ता क्या होती है, किस प्रकार को उनसे उसको हम सुरक्षित करके पेयजल गुणवत्ता को कैसे अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, इन सब मुद्दों पर वाटर एड इंडिया काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार के जब प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया तो वहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत पल्हैया की एक किशोरी शिवानी उपलब्ध थी, जिसने बाद में चल कर के हमसे यह आग्रह किया कि हम उनके गांव में भी प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों को यह सिखाएं ताकि वो लोग भी अपने गांव के पानी की जांच कर सकें और लोगों को बीमारियों से मुक्त कराने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकें। पहले तो हम वाटर टेस्टिंग करते थे, लेकिन अब हम टाइम निकाल के लोगों को समझाते हैं। जब ये फ्लोराइड हमारे गाँव में निकला तो लोगों को हम कन्विंस करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और समझाते हैं कि फ्लोराइड जो निकला है वो एक प्रकार का जहर है और फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नामक बीमारी होती है, जिसका मतलब होता है हड्डियों का गलना। ये हमारे दांतों को सड़न पैदा करते हैं, उसमें पीलेपन आ जाते हैं, हड्डियों की प्रॉब्लम मतलब दर्द करते हैं घुटने और सूजन आ जाती है, पेट की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लक्षण हम बताते गए और हमारे गाँव वाले धीरे धीरे मानते गए, क्योंकि वो लक्षण उनको दिखते थे और वो समझते गए और इस प्रकार से उन्होंने हमारी बात मानी। और उस टाइम पे ये नहीं मान रहे थे कि ये लड़कियां हैं आगे नहीं बढ़ सकती या फिर ये गलत कह रही हैं और बचपन से ये पानी पीते आ गए हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब क्या होगा, अब ये हो गया है कि जो भी हैंड पाइप अगर लगवाता है तो हम लोग को बुलाते हैं कि मेरे यहाँ हैंड पाइप लगा है, आओ आप सब वाटर टेस्टिंग कर दो कि पानी मेरा सही है या नहीं। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। और यहाँ वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। लेकिन इस पोस्टर से अगर किसी की तस्वीर गायब है तो वो है वसुंधरा राजे की, और इसका सीधा जवाब किसी के पास नहीं है कि ऐसा क्यों। सांसद दिया कुमारी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन वो राजस्थान सरकार पर हमलावर जरूर हैं। ये सोचना है कि हमारी जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान में होम मिनिस्टर भी चीफ मिनिस्टर हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राजस्थान की जनता को सुरक्षित रखें, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो जब अगर वो इतनी सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो वो और क्या चीज देंगे, हमको उनसे क्या उम्मीद हो सकती है। विपक्ष का सरकार पर वार तो लाजिमी है, लेकिन सांसद दिया कुमारी हों या सांसद सीपी जोशी, सभी सीधे तौर पर बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब होने के जवाब से बचते नजर आते हैं। एक बार फिर साफ तौर पर जाहिर हो गया कि बीजेपी में जो अंदर खाने फूट चल रही है अब वो सड़कों पर सामने आने लगी और कहीं न कहीं भाजपा की बड़ी नेता, महिला नेता मानी जाने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 चित्तौड़गढ़। जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पद खाली, पदों को भर्ती करने के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट को फाइल भिजवाई हुई है। वहाँ से चूंकि स्थानांतरणों पे प्रतिबंध है। मरुधरा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बड़ी चुनौती। राजस्थान में एक तरफ जहां शिक्षा विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जाए और शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 हो, वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ में शिक्षा अधिकारियों के पद जो खाली चल रहे हैं उस पर भर्ती करना, साथ साथ में जो प्रमोशन पा चुके अधिकारी हैं उन्हें पोस्टिंग देने का काम लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है। प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के बड़े बड़े दावे हुए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ ही राजस्थान को शिक्षा क्षेत्र में पहले पायदान पर लाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन विभाग की लेट लतीफी का खामियाजा सरकार की योजनाओं पर साफ दिख रहा है। स्कूल की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जिम्मेदार जिला शिक्षा अधिकारियों के खाली पड़े पद
शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती है।